जय हिंद प्यारे छात्रों, मेरा नाम है देवा पटेल और आपका स्वागत है देवासर क्लासेज चैनल पर। देखिए, यदि आप क्लास 12वीं के छात्र हैं और फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भैया आज के वीडियो आपके फिजिक्स में चारों चांद लगाने वाली है। देखिए, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के 8 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप कहोगे सर इतना 8 से, अरे भैया ये 8 इतने इंपॉर्टेंट है ना कि अपने आप में एक दम रखते हैं पेपर में आग लगाने के लिए। तो भैया इनको 8 को आपको पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये हर बार आने वाले प्रश्न है और लगातार पूछे जाते हैं। भैया आप देख लेना, आप जो क्वेश्चन बैंक कर दे हो ना, उस क्वेश्चन बैंक में भी मिला के देख लेना, या आपके पास अगर पिछले साल का पेपर है तो उसमें भी आप इसे मिलाकर खुद ही देख लेना। तो भैया इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बार बार पूछता है, और दूसरा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि पूरे चैप्टर का दम होता है, ठीक है। मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसका आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको कि सर जब क्वेश्चन बैंक में मिल ही जाएगा तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। आपका जो क्वेश्चन बैंक दिया है उसमें जो आंसर लिखा है ना क्वेश्चन का, उसका आंसर और जो मैं यहां पर आंसर लिखा हूं ना, उन दोनों को मिलाना। मेरा आंसर आपको इतना आसान लगेगा ना कि 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक का भैया तुम भर दिन भी लेकर बैठ जाओगे ना तो तुमसे याद नहीं होगा। इसलिए भैया YouTube से पढ़िए, कोचिंग से पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन बैंक से थोड़ा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंसर देते हैं कि बच्चों को याद नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए देखिए, पढ़ना चाहिए क्वेश्चन बैंक, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन ज्यादातर अपने टीचर से पढ़िए क्योंकि वो आपको आसान भाषा में पढ़ाते हैं, ठीक है। किताबी भाषा से थोड़ा दूर रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि 2020 में आया था, 2021 छोड़कर 2022 में आया, फिर 2023 में भी आया है, और भैया गारंटी है कि इस साल भी ये आ सकता है। तो आप इसको कंप्लीट जरूर कीजिए। और मैं काफी आसान भाषा में लिखा हूं, ऐसा नहीं आपको कोई यूट्यूब पर बताएगा, ना ही किसी क्वेश्चन बैंक में मिलेगा और ना ही किसी बुक में मिलेगा। देखिए, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। तो संधारित्र पर उपस्थित, अब संधारित्र पर उपस्थित आवेश तथा संधारित्र के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्लियर है। आप चाहो तो इसका सूत्र लिख सकते हो, C बराबर क्या है, Q/V, ये इसका सूत्र होता है। इतना लिख दोगे काफी है। ये आपसे 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है ना भैया, आप इस बार का मॉडल पेपर में भी देख लो, उसमें भी ये आया है, ठीक है। 8 मैंने टॉपिक बता रहा हूं, पूरे बुक का बता रहा हूं और पूरा छांट के लेके आया हूं मेरे भाई, ठीक है। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप देखते ही कहोगे हां सर ये तो इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपतीय नियम लिखिए। और भैया ये 2 नंबर में आ ही जाएगा, और इसको दिमाग घुमाना 3 नंबर में भी आ जाता है। तो ये तुम्हारे हाथ में, इसे कंप्लीट करोगे ना तो एक तरफ से तुम्हारा 2 नंबर ही पक्का हो रहा है, एक तरफ से 3 नंबर में भी, लेकिन आएगा जरूर, इतनी गारंटी है। देखिए, एम्पियर का परिपथी नियम सबसे आसान भाषा में, किसी बंद पथ के, बंद पथ यानी कि वो पथ बंद है, किसी तरह से खुला नहीं हुआ है, और यदि आपने सिलेबस पढ़ाई तो सब समझाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में प्रवाहित समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग्य μ0 गुना होता है। क्लियर है। यानी कि ये जो है आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये बंद पथ को दर्शाता है। B इंटू DL, DL क्या है, उस पथ की लंबाई है, एकांक यानी छोटी सी लंबाई, बराबर μ0 समस्त धाराएं, ठीक है। देखिए समस्त धारा बोल रहा है ना, इसलिए हमने इसको लगाया है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने अभी आ रहा होगा। ये थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नहीं कटने देंगे हम। चलिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। सेल का एक प्रतिरोध होता है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, एक सेल का बाह्य प्रतिरोध होता है, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। और ये काफी आसान है मेरे भाई। आंतरिक मतलब क्या होता है, अंदर, सेल के अंदर प्रतिरोध, उसको क्या कहते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इतना आसान है, ठीक है। लेकिन आप इस तरह लिखोगे ना तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको लंबा चौड़ा करके लिखना होगा। देखिए, किसी सेल के अंदर वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। और ये आपसे 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर से ज्यादा में ये नहीं पूछता है, हाँ कभी कभी 3 नंबर में आ जाता है। लेकिन भैया ये मत सोचना कि सर मात्र ये सब क्वेश्चन 2-2 3 नंबर में आते हैं
और इन्हें फायदा या इन्हें तैयार करने में फायदा क्या है, 2-2 नंबर तो ही मिलेगा हमें। अरे मेरे भाई एक बात याद रखना, जब तुम पेपर खोलते हो ना किसी भी क्लास का किसी भी विषय का पेपर, तो उसमें सबसे पहले छोटे अंक वाले ही प्रश्न होते हैं। और तुम जब शुरुआत के ही अच्छे नहीं करोगे तो क्या गारंटी है कि तुम लास्ट में भी अच्छे करोगे। तो आप समझने की कोशिश करो, जब आप लाइनिंग बाय लाइनिंग अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे ना, पहले 1 नंबर का क्वेश्चन कैंसर, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, तो आपका जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है ना वो बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात समझ में आ रही है तो भैया बात अप्लाई करना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं देना है, बात को अप्लाई भी करना है। ठीक है, चलिए जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पे एकदम शुरू स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, अभी तो 1 शॉट चल रहा है केमिस्ट्री का, जैसे उसका 1 शॉट खत्म होगा ना, प्लस में आप लोगों का 1 शॉट खत्म होते ही भैया मैं चालू कर दूंगा फिजिक्स का 1 शॉट। ऐसा सारा विषय का 1 शॉट कराने के बाद मैं पूरे बुक का इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, और वो करने के बाद आप 95% प्लस फोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई। ठीक है, विश्वास के साथ पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए, तभी आप बवाल मचा पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, जब आप पेपर देने जाते हो ना, उस पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको आता है और आप लिख के भी आते हो, लेकिन उसका पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। इसका कारण जानते हैं आप क्या होता है? अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। उसके लिए आप कमेंट क्या कीजिए जिससे मुझे लगे कि हाँ भाई आप उत्सुक हो उस वीडियो के लिए। आप कमेंट कीजिए क्या कराऊं, आप क्या कीजिए, अपना नाम कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं अपना ही नहीं, अपना नाम, जो भी आपका रियल नाम है ना वो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर 10-15 भी बच्चे करेंगे मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए ये 4 नंबर एक क्वेश्चन नहीं है, एक प्रकार का न्यूमेरिकल है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना, आप विद्या का क्वेश्चन बैंक खरीदे हो कि नहीं, मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक खरीदे हो कि नहीं, या आप अवतार का क्वेश्चन बैंक खरीदे हो ना, आप उसमें जाकर देखो ये न्यूमेरिकल कितने बार पूछा गया। और ये न्यूमेरिकल पूछा तो गया भैया, कितने बच्चों के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को लिया है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ये पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल है, आप खुद मिला लेना क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i केप प्लस 3j केप माइनस 4k केप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए केप बराबर 8j केप, ए वेक्टर बराबर 8j केप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फलकस की गणना कीजिए। यानी कि कुल मिला के हमारे पास ई वेक्टर का मान दिया हुआ है, ए वेक्टर का मान दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फलकस का मान ज्ञात करना है, यानी कि फाई ई वेक्टर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए यहां पर मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यदि आप मैथ पढ़ते हो, मैथ विषय लिए हो, तभी ये समझ में आएगा, और जो बच्चे बायोलॉजी लिए ना उनको ये थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। मैथ वाले को इसलिए समझ में आता है ना क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैथ में चैप्टर नंबर 10 और 11 और 12 इन तीनों में करते वो आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नहीं आएगा वो देखिए दिया क्या है, ई वेक्टर का मान दिया क्वेश्चन में, कितना दिया है 2i केप प्लस 3j केप माइनस 4k केप, ए वेक्टर का मान दिया है 8j केप। अब हमें निकालना है वैद्युत फलकस, तो वैद्युत फलकस का सूत्र होता है फाई ई वेक्टर बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। हम वेक्टर में इनका मान क्यों लिए, क्योंकि वेक्टर में दिया है मान। ठीक है, अगर मान लीजिए सिर्फ ए का ऐसे मान दिया रहा था, ई का ऐसे मान दिया रहा था, तो हम फाई ई का भी मान क्या लेते, सिंपल सा ए ई लेते हैं। क्लियर है, ए ई नहीं ई ए लेते हैं, क्लियर है, इस तरह लेते हैं। लेकिन वेक्टर में दिया है इसलिए हम सभी का मान वेक्टर में लेंगे। चलिए अब मान रख दीजिए ई वेक्टर के यहां पर 2i केप प्लस 3j केप माइनस 4 केप के केप, और यहां पर डॉट है तो यहां पर गुणा हो जाएगा। ए वेक्टर का मान रख दीजिए। अब देखिए ए वेक्टर का मान यहां पर 8j केप है, लेकिन हमने 0i केप ले लिया और 0k केप ले लिया। क्यों ले लिया, जो मैथ पढ़ते हैं उनको समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं बायोलॉजी लिए वो समझिए। हमें यहां पर ये जो सदिश में दिया हुआ है ना, ये सदिश कहता है ना भैया कि जो आई केप वाला है ना वो आई केप वाले से ही गुणा होगा, जो जे केप वाला है ना वो जे केप वाला से ही गुणा होगा, जो के केप वाला है ना वो के केप वाला से ही गुणा होगा। और मान जी हम सिर्फ यहां पर 8j केप लेते हैं, तो ये और ये 2j केप और 4k केप ये किससे गुणा होता, इसलिए हमने 0i केप और 0k केप ले लिया। अब जब आप 2i केप से 0i केप में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा
0 आ जाएगा। जब आप 3j कैप से 8j कैप में करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप -4 के कैप से 0 के कैप में करोगे तो 0 आ जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, 24 वोल्ट माइनस मीटर। आ गया समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी लिए ना उनको घुमा देने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते थे भैया, आप में भी वो दम है। ठीक है, चलिए 5 नंबर है, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, जिसे आप किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या क्या, किरचॉफ का संधि नियम। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत आसान, पूरे बुक के सबसे आसान मैं बताऊंगा यहां पर, देखो ध्यान से। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले समझ धाराओं के बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। क्लियर है? क्या बोला मैंने कि किसी परिपथ में, कोई परिपथ है भैया, कोई संधि। अब संधि क्या है, यानी कि कोई ऐसा बिंदु जिस पर सभी धाराएं आके मिल रही हैं, उस बिंदु को हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। समस्त धाराओं का जो मान होता है वो शून्य होता है। ये किरचॉफ का धारा नियम कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है, किरचॉफ का संधि नियम कहता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे धारा नियम भी कहते हैं, प्रथम नियम भी कहते हैं, किसी नाम से भी आ सकता है, प्रथम नियम भी कहते हैं, और प्लस में संधि का नियम भी कहते हैं, संधि नियम। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, और बहुत 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 ज्यादा, ना याद करोगे नहीं से पछताना पड़ेगा, पहले बात बता दे रहा हूं मैं। देखिए, किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। सिंपल सा है भैया, स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित वाहक बल के बराबर होता है जो उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। 2 बार पढ़िएगा, 3 बार लिखिएगा, 2 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। बहुत आसान सा परिभाषा है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन पर, अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। ये पिछले साल तो कट गया था ये टॉपिक, अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं पढ़ना था, नहीं, ये जब से कोरोना वायरस आया था ना ये कट गया था, लेकिन अब जुड़ गया है, तब आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान है भैया, अध्यारोपण का सिद्धांत अभी दिमाग में आपको ठोकता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेश द्वारा लगाए गए बल का मान सदिश के बराबर होता है। ये पहला चैप्टर का है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब मैं आपको बताता हूं, समझिए। यदि कोई निकाय यानी क्या होता है, निकाय में बता देता हूं। जैसे मान जाओ यहां पर प्लस क्यू आवेश है, यहां से r दूरी पर, कितने दूरी पर, r दूरी पर माइनस क्यू आवेश है, और ये जो बना इसी को निकाय कहते हैं। यानी कि अल्प दूरी पर स्थित जो विपरीत प्रकृति के आवेश के निकाय कहलाता है, या उसी निकाय को वैद्युत भी कहते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, ये तो 2 ही आवेश से मिलकर बना है ना, अगर मान जी कोई निकाय बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना है, कम से कम 20-30 आवेश उसमें लगे हैं, तब वो निकाय बना है, तो क्या होता है ना, तो किसी एक आवेश पर, अब उस 20-30 आवेश में से किसी एक आवेश पर अन्य आवेश द्वारा लगाए गए बल का मान सदिश के बराबर होता है। अब वो किसी एक आवेश पर सभी आवेशों के द्वारा बल लगाए जाने लगेंगे, अब उसका जो मान होता है ना वो सदिश के बराबर होता है। इसका मैंने सूत्र नहीं लिखा है तो माफ कीजिएगा, इसका सूत्र जो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ऐसे इतना लिखिएगा काफी है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का ही आता है, 2 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा ये। चलिए आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अति लघु में और लघु उत्तरीय दोनों के रूप में भी ये बन सकता है, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, और इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन
कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को नहीं आंसर को। जब आप किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति को प्रकाश डाला जाता है ना तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित हो जाते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसे हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन में बोल दे प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं तो आप यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन, एक तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक है, चलिए तो इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये ऑटो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज के वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए और मैं आपको बता दूं कि वन शॉट शुरू है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं मैंने। केमिस्ट्री का वन शॉट शुरू है, आप केमिस्ट्री का पढ़ लीजिए और जैसे ही फिजिक्स का वन शॉट शुरू होगा वो आपको कम्युनिटी पोस्ट करके बता दिया जाएगा। और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर कोई चीज की दिक्कत है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7349 83 18 32। तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पहला बात, मैं कोई भी बैच कोई भी कोर्स में नहीं बेचता हूं, जो भी पढ़ाता हूं वो फ्री में पढ़ाता हूं, इसी चैनल पर बताता हूं या पढ़ाता हूं। बस ये नंबर देने का मकसद ये मेरा कि आप मुझसे कनेक्ट कर सको, आप मुझसे बात कर सको। यदि अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो, कोई क्वेश्चन है तो बस इसलिए मैं ये नंबर आपको दे रहा हूं। ये मत सोचना कि सर आप पैसा लोगे क्या नंबर देंगे या आप कोई कोर्स करोगे तो नहीं भैया, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पर आप फ्री में पीडीएफ पा सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाने का मैं इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।